Good morning to all of you. I am Ranjana Naik. So today we will discuss about the topic confession under Indian Evidence Act. So firstly we will discuss about what is confession. The term confession has not been defined by the Indian Evidence Act. Indian Evidence Act में ये जो term है confession ये डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन इन द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस द एम्परर, इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया दैट कन्फेशन, व्हाट इज कन्फेशन, इसमें कन्फेशन की डेफिनेशन दी गई दैट एनी स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज्ड, जो कि स्टेटमेंट एक्यूज ने दी है उस टाइम पे जब ऑफेंस कमिट हुआ, दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, या तो वो डायरेक्टली जो एक्यूज है ही कन्फेस द क्राइम, या फिर वो कुछ ऐसे फैक्ट्स को एडमिट करता है विच गो ऑन टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, जिससे कि ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है, उनको वो जो है जो पर्सन है वो उसको एडमिट कर लेता है। तो जो कन्फेशन है दैट इज द, हम कह सकते हैं कि कन्फेशन जो है स्टेटमेंट है जो जिसमें कि वो अपनी गिल्ट को एडमिट करता है, एक्यूज अपनी गिल्ट को एडमिट करता है, दैट इज कॉल्ड कन्फेशन। सो जो कन्फेशन जो टर्म है एज सच ये इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है। तो पकाला नारायण स्वामी की जो ये डेफिनेशन पकाला नारायण स्वामी केस में दी गई है, अब जो है अभी तक यही जो स्टेटमेंट है, यही जो डेफिनेशन है, यही फॉलो की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूज कहता है कि ही एक्यूज है ए, ही सेज कि ही हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ बी, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसने अपनी गिल्ट को एडमिट कर लिया। बट इन केस वो डायरेक्टली एडमिट नहीं करता है कि उसने मर्डर किया है, बट वो कुछ ऐसे फैक्ट्स को एडमिट कर लेता है जिससे कि ये पता चलता है कि उसने ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। जैसे वो ये बोलता है कि उसने जो है देयर वाज अ फाइट बिटवीन ए एंड बी, ए एक्यूज है एंड ही शूट बी, तो यहाँ पे ये जो फैक्ट्स हैं इससे भी पता चलता है कि उसने जो है कन्फेशन, उसने जो है अपने गिल्ट को एडमिट किया है। तो जो कन्फेशन है उसमें डायरेक्टली फैक्ट्स जो उसने स्टेटमेंट जो एक्यूज ने दी है उसमें डायरेक्टली उसने सारे फैक्ट्स को उसने एडमिट किया होना चाहिए। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट जो होती है जहाँ पे एक्यूज जो होता है अपने आप को एक्सकल्पेट करता है, एक्सक्यूज करता है ऑफेंस से, उसे हम कन्फेशन नहीं मानते हैं। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट जिसमें उसने दी है तो वहां पे उसको दैट विल नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। फॉर एग्जाम्पल एक्यूज सेज कि उसने ऑफेंस जब कमिट किया तो एक्यूज बोलता है कि उसने वो ऑफेंस, मैंने ए को मारा है, जैसे बी अगर एक्यूज है, ही सेज कि मैंने बी को मारा है, बट उसने वो जो ऑफेंस किया है उसने प्राइवेट डिफेंस में किया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्यूज है ही इज एक्सकल्पेटिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को उस ऑफेंस से एक्सकल्पेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक्यूज की जो है हम ये बोलेंगे दिस स्टेटमेंट विल नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। तो कन्फेशन में इन टर्म्स में डायरेक्टली ऑफेंस की एडमिशन होना चाहिए। अगर एडमिशन नहीं है, एक्यूज जो है वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट देता है ऑल्दो उसने कुछ ऐसी इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसिस को भी एडमिट कर लिया, फॉर एग्जांपल उसके पास वेपन भी है जो वो रिकवर हो जाता है एक्यूज के पास, वो मोटिव भी है उसके पास ऑफेंस करने का। ही सेज कि देयर वाज अ क्वारल बिटवीन हिम एंड द डिसीज, उनके बीच में लड़ाई भी होती है, एंड उसने कुछ प्रेपरेशन भी की थी ऑफेंस करने के लिए, बट ही हैज नॉट कमिटेड ऑफेंस। तो यहाँ पे ऑल द मोटिव भी है, प्रेपरेशन भी की है, इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसिस है, चाहे ग्रेवली इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसिस हो, बट अनलेस एंड अनटिल ऑफेंस हैज बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जब तक ऑफेंस को एडमिट नहीं किया जाता तो वो ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगा, सॉरी कन्फेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा और उसको हम कन्फेशन नहीं मानेंगे। और इसके बाद जो एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट होती है, देर एक केस था जिसमें कि वाइफ जो थी शी वाज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड के मर्डर के लिए उस पर एक्यूजेशंस लगाई जाती है। शी सेज कि उसने हस्बैंड का अपने मर्डर नहीं किया है, ही डाइड बाय एक्सीडेंट, उसने पॉइजनस कोई सब्सटेंस ले लिया था
लेकिन उसने उसकी वाइफ ने क्या किया, उसकी डिसीज जो उसके हस्बैंड की जो बॉडी थी उसको एक ट्रंक में, एक बॉक्स में डाला एंड थ्रू इट अवे। उसने खुद से ये एडमिट किया कि मैंने जो बॉडी थी अपने हस्बैंड की उसको एक बॉक्स में डालकर उसको थ्रू अवे कर दिया। तो इस केस में ऑल्दो ये इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांस है दैट शी इज हरसेल्फ एडमिटिंग कि उसने अपने हस्बैंड की जो बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ किया है, बट शी रिगार्डिंग द डेथ, कॉज ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड, शी सेज दैट ही डाइड ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पे एक्सीडेंटली उसकी डेथ हुई है। तो इस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज अ कन्फेशन, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज शी इज एक्सकल्पेटिंग हर सेल्फ। वो अपने आप को एक्सकल्पेट, एक्सक्यूज कर रही है उस सिचुएशन में। तो इसमें जो है इस जो उसकी स्टेटमेंट है वाइफ को, इसको कन्फेशन नहीं बोला जाएगा, ऑल्दो शी इज एडमिटिंग सम अदर फैक्ट्स, इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स जो उसके अंगेंस्ट हैं। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट जो है वो जहाँ पे एक्यूज उसके लिए लायबल नहीं हुआ, बट जो स्टेटमेंट एक्यूज ने दी थी उसके लिए उसको एक्यूज के जो कन्फेशन है उसके लिए हम उसको ये नहीं बोल सकते दैट अगर उसने पुलिस को स्टेटमेंट दी है तो वो हिट होगा बाय सेक्शन 25 और सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जो कन्फेशन है, जो अगर कन्फेशन को रेलेवेंसी क्या है कन्फेशन की, कैसे उसको ट्रायल के टाइम पे यूज किया जाएगा। जो कन्फेशन है जो एक्यूज ने किया दैट शुड बी मेड वॉलंटरली और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए वो कन्फेशन जो कि एक्यूज ने किया है। अगर वो कन्फेशन वॉलंटरली नहीं है, उसने वो आउट ऑफ फियर किया है या थ्रेट से किया है, तो उस कन्फेशन को जो है रेलिवेंट नहीं माना जाता। सेक्शन 24 टू 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट डिफरेंट सिचुएशन जिसमें कि कन्फेशन किया गया है एंड कि कौन सी सिचुएशन में कन्फेशन रेलिवेंट होगा और किस सिचुएशन में रेलिवेंट और इनएडमिसेबल होगा। तो वो डिफरेंट सेक्शंस में उसकी एडमिसिबिलिटी और रेलिवेंसी के बारे में बताया गया है सेक्शन 24 से लेकर 30 तक। तो सेक्शन 24 बोलता है कि जो सेक्शन तो सेक्शन 24 से 26 जो है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं एक्यूज को कि किस सिचुएशन में जो कन्फेशन है वो यूज नहीं किया जाएगा अगेंस्ट द एक्यूज। जैसे सेक्शन 24 कहता है कि जो कन्फेशन है अगर वो एक्यूज ने कन्फेस किया है अपना क्राइम, लेकिन वो उसने जो कन्फेस किया है उसने वो थ्रेट से या फिर इंड्यूसमेंट में या अंडर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी उसने वो उसको एडमिट किया है, तो इस सिचुएशन में हम ये नहीं बोल सकते दैट द कन्फेशन जो है वो वॉलंटरली नहीं है। तो यहाँ पे वो वॉलंटरली है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 24 की सिचुएशन में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल्ड हुई हैं तो उस सिचुएशन में जो कन्फेशन है दैट विल नॉट बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 24। हम उसको ट्रायल के टाइम पे अगेंस्ट द अक्यूज उसको यूज नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो एक्यूज ने अपने क्राइम को कन्फेस कर रखा है। तो वो जो कंडीशंस हैं सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो क्या है कि जो कन्फेशन किया था एक्यूज ने दैट शुड हैव बीन मेड अंडर द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। या तो एक्यूज को इंड्यूस किया गया है या फिर उसको थ्रेट किया गया है या फिर प्रॉमिस किया गया था उससे रिलेटेड टू द चार्ज। तो उस केस में 24 कहता है कि जो कन्फेशन एक्यूज ने किया दैट इज नॉट रेलिवेंट। तो यहाँ पे जो अगर उसको जो एक्यूज है पेक्यूनरी बेनिफिट है उसका, अगर उसको कन्फेशन किया गया, थ्रेट उसको या इंड्यूसमेंट किया गया है या तो उसको पेक्यूनरी बेनिफिट देने के लिए किया गया है, तो उस केस में सेक्शन 24 अप्लाई नहीं होगा और कन्फेशन रेलिवेंट माना जाएगा। बट अगर उसको इस तरीके से थ्रेट किया गया, थर्ड डिग्री उसको टॉर्चर किया गया है या फिर ये बोला गया कि उसके अगेंस्ट मैक्सिमम जो है सेंटेंस उस पर इम्पोज किया जाएगा या उसको बेल नहीं लेने देंगे या फिर रिलेटेड टू चार्ज, अगर उसको थ्रेट जो हुआ है वो रिलेटिंग टू द चार्ज है जिसके लिए उसको ऑफेंस के लिए उसको चार्ज किया गया है उससे रिलेटेड अगर थ्रेट या इंड्यूसमेंट हुई है, उसी केस में जो है सेक्शन 24 बोलता है दैट कन्फेशन विल बी इररेलेवेंट। अदरवाइज अगर नॉर्मली उसको पेक्यूनरी बेनिफिट देके उसको पैसे वैसे देके अगर उसको कन्फेशन कराया गया है तो उस केस में सेक्शन 24 अप्लाई नहीं होगा और कन्फेशन रेलिवेंट होगा। कन्फेशन इररेलेवेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 तभी होगा अगर इंड्यूसमेंट और थ्रेट जो है दैट इज रिलेटेड टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। तो एक्यूज के अगेंस्ट जो चार्ज लगे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर और एक्यूज के बिलीफ होना चाहिए कि अगर वो कन्फेस कर लेगा
तो ही वुड गेन अ बेनिफिट ऑफ टेम्पोरल नेचर। टेम्पोरल मीन्स मटेरियल, जो मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड होता है वो, नॉट स्पिरिचुअल काइंड ऑफ। तो यहाँ पे टेम्पोरल बेनिफिट उसको मिलेगा और ही विल अवॉइड द इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर। तो इस केस में ही सेक्शन 24 जो है बोलता है कि कन्फेशन इररेलेवेंट होगा। तो इस केस में सेक्शन 24 थ्रेट और इंड्यूसमेंट से अगर अक्यूज ने कन्फेशन किया है तो वो इररेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 24। इररेलेवेंसी का मतलब होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें हम सिर्फ वही फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं जो कि रेलेवेंट है, इररेलेवेंट फैक्ट्स को हम प्रूव नहीं कर सकते। तो इफ कन्फेशन इज इररेलेवेंट एज पर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उस केस में जो है कन्फेशन एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं होगा। सेक्शन उसके बाद आता है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो बोलता है कि अगर जो कन्फेशन है वो किया गया है बिफोर द पुलिस ऑफिसर, तो वो जो कन्फेशन है दैट विल बी इनएडमिसिबल इन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 25 के हिसाब से अगर जो कन्फेशन अगर एक्यूज का किया गया है बिफोर पुलिस ऑफिसर, तो वो जो कन्फेशन है वो इनएडमिसिबल होगा। तो पुलिस, क्योंकि जो इसका रीज़न ये है, जो पुलिस ऑफिसर को दिए गए कन्फेशन है उसके इनएडमिसिबिलिटी का एक रीज़न ये भी है कि हम उस कन्फेशन को ट्रस्टवर्दी नहीं मान सकते जो कि पुलिस ने ऑब्टेन किया है, एंड टू अवॉइड एडमिटिंग ऑफ फॉल्स कन्फेशन बाय द एक्यूज। इस सिचुएशन में भी हम जो है बोल सकते हैं कि जो कन्फेशन है जो पुलिस ऑफिसर को किया गया है, दैट जो कन्फेशन है दैट इज इररेलेवेंट, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया गया है। एंड सेक्शन 20 जो 26 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बोलता है दैट अगर जो कन्फेशन है दैट हैज बीन मेड इन द पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन हुआ है वो भी इनएडमिसिबल होगा। यहाँ पे पुलिस कस्टडी पुलिस ऑफिसर के लॉकअप में भी हो सकती है, और अदरवाइज अगर वो प्राइवेट पर्सन के सामने एडमिट करता है, कन्फेशन करता है, एडमिट करता है अपनी गिल्ट को वाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, तो उस केस में भी इनएडमिसिबल होगा। बट अगर पुलिस कस्टडी में है एक्यूज एंड मैजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस में अगर उसने अपने कन्फेशन किया है, उसने अपना क्राइम को एडमिट किया है, उस केस में वो इनएडमिसिबल नहीं होगा, रादर द कन्फेशन विल बी एडमिसिबल एज पर सेक्शन 27। तो पुलिस कस्टडी का मतलब सिर्फ पुलिस लॉकअप नहीं है, जेल नहीं है जहाँ पे वो पुलिस की कस्टडी में होते हैं, रादर इवन इफ जो पुलिस के कंट्रोल के अंडर है, इवन इफ अगर वो जो पुलिस ऑफिसर है उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड पुलिस कस्टडी, उसको भी हम पुलिस कस्टडी मानी जाएगी वो, एंड दैट कन्फेशन विल ऑल्सो बी इनएडमिसिबल एज पर सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब जो सेक्शन 24 से लेकर 26 तक जो है सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं एक्यूज को अगेंस्ट एडमिटिंग ऑफ फॉल्स कन्फेशन, या फिर जो कन्फेशन वॉलंटरली नहीं है या पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया है या फिर पुलिस की कस्टडी में किया गया, ये कन्फेशन जो है या तो इररेलेवेंट है या फिर इनएडमिसिबल है एज पर सेक्शन 24 to 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज कि अगर इन कंसिक्वेंस ऑफ दैट कन्फेशन एक्यूज ने अपनी गिल्ट को एडमिट किया है एंड उसकी कॉन्सिक्वेंस में उसके जब उसने उसको एडमिट किया अपने क्राइम को, इन कंसिक्वेंस ऑफ दैट कुछ रिकवरी हुई है, फॉर एग्जांपल मर्डर वेपन जिससे कि मर्डर हुआ था उसके वेपन की, या फिर अगर थेफ्ट हुई है तो रिलेटेड तो जो उसका सामान था जो भी रिकवरी हुई पोजेशन था वो उस एक्यूज के पास मिला है, तो यहाँ पे वो रिकवरी जो कन्फेशन से हुई है, ऑल्दो कन्फेशन में नॉट बी रेलिवेंट और एडमिसिबल एज पर सेक्शन 24 या 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस है। जैसे कि अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है एक एक्यूज, वहां पे उसने कन्फेशन किया और कन्फेशन के बाद रिकवरी हुई, तो उस सिचुएशन में जो रिकवरी होती है, ऑल्दो जो कन्फेशन एक्यूज ने किया है वो तो दैट विल बी हिट बाय 25 और 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कि भी 25 में वो पुलिस के सामने की गई एडमिसिबल नहीं है, बट कन्फेशन चाहे इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल है, बट अगर रिकवरी हुई है इन कंसिक्वेंस ऑफ दैट कन्फेशन, तो उस केस में सेक्शन 27 कहता है दैट रिकवरी पार्ट जो कि इंफॉर्मेशन जो एक्यूज की इंफॉर्मेशन से जो रिकवरी हुई है दैट विल बी रेलेवेंट एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। पर वो रिकवरी एक्यूज के अगेंस्ट ही रेलेवेंट होगी एंड ओनली
दैट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एक्यूज रिलेटेड टू रिकवरी, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्यूज कहता है कि मैं ए एक्यूज है, ए ने बी का मर्डर, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, कि मैंने जो है बी की बॉडी को यहाँ पे ऐसे जो है छुपा के रखा है मारने के बाद, या फिर मर्डर कोई वेपन है उसने उसको कहीं पे छुपा रखा है एक्यूज ने। तो इस सिचुएशन में ही सेज कि मैंने बी का मर्डर किया और वेपन को यहाँ छुपा दिया। तो ये जो इनक्रिमिनेटिंग, ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि ए ने बी का मर्डर किया और उसने यहाँ पे जो है उसको वेपन को या बॉडी को यहाँ पे छुपा रखा है, तो ये स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होगी। रादर क्या स्टेटमेंट 27 में रेलिवेंट होगी, क्योंकि कन्फेशनल स्टेटमेंट तो रेलिवेंट नहीं है ना पुलिस ऑफिसर को जो दी गई है। ओनली दैट पार्ट जहां पे कि एक्यूज को इंफॉर्मेशन है अबाउट द आर्टिकल बीइंग हिडन, जहां पे कि बॉडी या जो वो आर्टिकल वेपन है वो जो हाइड किया गया है उस प्लेस की नॉलेज जो है उसको, वो पार्ट सिर्फ वहां पे रेलिवेंट होगा एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये था सेक्शन 27 के बारे में। अब तो जो ये कन्फेशन है, क्या एक एक्यूज ने कन्फेशन किया है कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है, तो क्या वो कन्फेशन को एक्यूज्ड के अंगेंस्ट, जो उसके साथ को एक्यूज है उसके अंगेंस्ट भी रेलेवेंट होगा। तो इसके बारे में सेक्शन 30 कहता है एज सच जो कन्फेशन है वो किसी दूसरे पर्सन के अंगेंस्ट हम यूज नहीं कर सकते, बट इफ कंडीशंस ऑफ सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आर फुलफिल्ड, तो उस केस में द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन द कन्फेशन ऑफ अदर एक्यूज्ड ऑल्सो। वो कंडीशन क्या है, टेक एन एग्जाम्पल, एक मर्डर कमिट हुआ सी का, ए और बी ने सी का मर्डर किया मिलके, तो जॉइंटली एंड दे वर ट्राइड जॉइंटली बाय द कोर्ट, उनका जॉइंट ट्रायल चल रहा है। उस जॉइंट ट्रायल में जब कन्फेशन का एविडेंस दिया जाता है तो ए का जो कन्फेशन था वो क्या था कि मैंने और ए ने मिलके सी का मर्डर किया। तो यहाँ पे ऑल्दो जनरली क्या है कि एक कन्फेशन को दूसरे के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, बट सेक्शन 30 कहता है कि अगर एक्यूज को जॉइंटली ट्राई किया गया है एंड ए उनमें से एक एक्यूज ने कन्फेशन किया गया है, कन्फेस किया है, जहां पे कि ही इज इम्प्लीकेटिंग हिमसेल्फ एंड अदर पर्सन ऑल्सो, वो दोनों को वो जो कन्फेशन है इफेक्ट कर रहा है, जिस पर्सन ने कन्फेशन किया है उसको भी, एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज ट्राइड जॉइंटली विद द एक्यूज, तो उस केस में द कोर्ट जो है मे टेक इनटू कंसिडरेशन द कन्फेशन। तो जो ये मे टेक इनटू कंसिडरेशन द कन्फेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है, कोर्ट जो है कंसिडरेशन में ले सकती है कन्फेशन को को एक्यूज्ड के। जितना स्ट्रॉन्ग, जो जैसे ए ने जो कन्फेशन किया है, जो तो वो कन्फेशन का एविडेंस होगा दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट ए। लेकिन ए ने जो बी के अगेंस्ट कन्फेशन किया है कि मैंने और बी ने मिलकर कन्फेशन जो क्राइम कमिट किया गया है, तो वो स्ट्रॉन्ग पीस अगेंस्ट बी नहीं होगा, बल्कि कोर्ट की जो है डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट उसको कंसिडरेशन में ले सकती है कि दोनों ने क्राइम कमिट किया है या नहीं किया है उसके लिए। तो जो एविडेंशियरी वैल्यू है को एक्यूज कन्फेशन की वो उतनी नहीं है जितने की कन्फेशन की है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन, क्योंकि जैसे अभी ए ने कन्फेस किया है तो उसने खुद के लिए कन्फेस किया है एज वेल एज ही कन्फेस्ड फॉर बी, तो उसने ए और बी दोनों के लिए कन्फेशन किया है। तो यहाँ पे ए के अंगेंस्ट तो वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होगा जिसने कन्फेस किया है, लेकिन जो बी है जिसके अंगेंस्ट उसको कन्फेस किया जा रहा है, दूसरा जो को एक्यूज्ड है, उसके लिए वो कन्फेशन जो है वो कोर्ट उसको कंसिडरेशन में ले सकती है। ये डिस्क्रिप्शन पे है कोर्ट की। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड द कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड। स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वैल्यू है कन्फेशन की, बट नॉट इन द केस ऑफ कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड। तो अब बात आती है कि व्हाट इज कन्फेशन, टू टाइप्स का होता है, कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जिसमें कि मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया जाता है, एंड जो प्रोसीजर है सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, वो जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। मैजिस्ट्रेट जो है वो रिटन में जो है कन्फेशन लेता है एक्यूज का। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में जो कन्फेशन है जो किसी थर्ड पर्सन के सामने किया गया है, वो कोई भी उसका फ्रेंड हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या फिर कोई अदर पर्सन अदर देन द मैजिस्ट्रेट, कोई अगर किसी को वो कन्फेशन करता है तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग ही होती है। सोल भी जो सोल उसके बेस पे कन्विक्शन हो सकती है, बट जो प्रूव करने का जो मेथड है जुडिशियल कन्फेशन का एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का वो डिफरेंट है। जुडिशियल कन्फेशन में मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड तैयार किया होता है कन्फेशन का, और वो पर से उसको जेन्युइन माना जाता है।
जो मैजिस्ट्रेट ने जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया। बट इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के जो केस में, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने मर्डर कमिट किया बी का, एंड उसका एक फ्रेंड है सी, जिसको उसने बताया, उसने मर्डर के बारे में सी के सामने जाके कन्फेस किया कि उसने ऐसे ऐसे बी का मर्डर किया है। तो इस केस में कोर्ट कॉशियस होना पड़ेगा, कोर्ट को देखना पड़ेगा कि वेदर जो ऑफेंस कमिट हुआ है, जो कन्फेशन किया गया है, जो एक्चुअल में सी के सामने किया गया है, कि सेम प्रूव भी किया गया है, या फिर सी ने कुछ वर्जन को ट्विस्ट कर दिया, वेदर द कन्फेशन इज वॉलंटरली और नॉट। कि वहां पे एक्स्ट्रा कॉशियस होकर कोर्ट को चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वेदर अभी सी के पास कन्फेशन किया तो वो उसका फ्रेंड है ए का जिसने की मर्डर कमिट किया है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है सारी सर्कमस्टांसिस को देखेगी कि वेदर इट वाज ट्रस्टवर्दी, क्या सी के पास जाके उसने जो किया है किस सर्कमस्टांसिस में किया था, उसने जाके सी के पास कन्फेस, तो क्या उन सर्कमस्टांसिस ऐसा लग रहा है कि दैट द कन्फेशन मेड, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया गया है सी को, वेदर दैट इज ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या उस पर रिलायबल है या नहीं है, उस पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इन सब सर्कमस्टांसिस को देखना पड़ेगा। अब ए ने मर्डर करके किसी स्ट्रेंजर को जाके बताया, एंड वो स्ट्रेंजर जो है आके बोलता है कि मेरे सामने उसने कन्फेस किया है। तो यहाँ पे थोड़ा जो कोर्ट है कोशिश होके देखेगी कि वेदर इट इज जो ये सिचुएशन हुई है, उसने स्ट्रेंजर को, कौन जाके स्ट्रेंजर को अपने क्राइम के बारे में जो है वो कन्फेस करता है। तो यहाँ पे कोर्ट देखेगी कि वेदर इट इज ट्रस्टवर्दी और नॉट। अगर ट्रस्टवर्दी है, ट्रुथफुल है कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और वो प्रूव हो जाता है कोर्ट के सामने, तो उस केस में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की भी सेम एविडेंशियरी वैल्यू होगी जैसे कि जुडिशियल कन्फेशन की होती है, जो कि मैजिस्ट्रेट के सामने तैयार किया गया है। तो एज सच दोनों में रिलायबिलिटी में, दोनों की कोई एडमिसिबिलिटी में दोनों की कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है दैट इज रिगार्डिंग ओनली द मेथड ऑफ प्रूविंग द बोथ, कैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को प्रूव किया जाएगा और कैसे जुडिशियल कन्फेशन को प्रूव किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट आता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है कि जब जो कन्फेशन होता है वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस के सामने जो है, फॉर एग्जांपल पुलिस के सामने एक्यूज ने वो एडमिट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि यस ही हैज कमिटेड द क्राइम, पुलिस के सामने तो उसने उसको कन्फेस किया। बट जब ट्रायल होता है, कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट होती है, उस टाइम में वो रिट्रैक्ट कर जाता है अपनी स्टेटमेंट में। या तो वो बोलता है कि उसने कन्फेस किया ही नहीं है, या फिर ही सेज कि उससे तो थ्रेट से या फियर से उसका जो कन्फेशन है वो लिया गया था। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन, जब जो एक्यूज जो है अपनी जो स्टेटमेंट, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी, उससे वो रिट्रैक्ट कर जाता है, वो बोलता है कि मैंने तो जो है कन्फेशन किया ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो अब जब उसने रिट्रैक्ट कर दिया तो इस बेस पे तो कन्विक्शन कर नहीं सकते क्योंकि अक्यूज अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर चुका होता है। बट मैक्सिमम केसेस में होता क्या, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो अक्यूज है वो अपने क्राइम को कन्फेस कर लेता है, पर जब ट्रायल आता है मैक्सिमम केसेस में अक्यूज जो है रिट्रैक्ट करता है अपनी स्टेटमेंट। सो इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि सबसे पहले वो रीजन पूछेगी अक्यूज से रिट्रैक्शन के। अगर ही सेज कि वो इनवॉलंटरली था तो ही अक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कैसे वो इनवॉलंटरली था। तो अब कोर्ट यहाँ पे जब वो इनवॉलंटरली कैरेक्टर उसका प्रूव नहीं कर पाता है तो कोर्ट रिट्रैक्शन को नहीं मानेगी, और जो पुरानी स्टेटमेंट थी कोर्ट उसके बेस पे भी अक्यूज की कन्विक्शन कर सकती है। अगर वो प्रूव हो जाता है एट द टाइम ऑफ द ट्रायल दैट जो कन्फेशन था दैट वाज वॉलंटरली एंड ट्रूथफुल, तो लेकिन अगर वो जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन था, अगर अक्यूज ही इज एबल टू प्रूव कि उसका जो कन्फेशन लिया गया था वो अंडर थ्रेट था या फियर था, या फिर पुलिस के सामने था, या उसने 3rd डिग्री टॉर्चर के डर से उसने जो है ये कन्फेशन किया था, तो इस सिचुएशन में इसको हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन बोलेंगे। और इस बेस पे सोल टेस्टिमनी पे कन्फेशन की कन्विक्शन नहीं हो सकती रिट्रैक्टेड कन्फेशन में। तो यहाँ पे जो है कोर्ट कोरोबोरेशन के लिए देखेगी, अदर सर्कमस्टांसिस को देखेगी कि वेदर देयर इज एनी अदर एविडेंस, कोरोबोरेटिव एविडेंस है अगेंस्ट द अक्यूज और नॉट। अगर नहीं है तो इस बेस पे अकेले कन्विक्शन नहीं होगी। बट अगर जो रिट्रैक्शन किया गया है, अगर अक्यूज इज नॉट एबल टू प्रूव दो सर्कमस्टांसिस कि वो इनवॉलंटरली कैसे था, तो इस सिचुएशन में रिट्रैक्टेड कन्फेशन की भी सेम एविडेंशियरी वैल्यू होगी जैसे कि वो बिफोर रिट्रैक्शन थी। तो दिस इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन।
So this is all about the topic confession and the topic related to extra judicial confession, दोनों की evidentiary value क्या है, रिकवरी स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है, क्या वो रेलिवेंट है, कितनी रेलिवेंट है एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को प्रूव कैसे करना है, और अगर रिट्रैक्टेड कन्फेशन है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है और उसको कोर्ट में ट्रायल के टाइम पे कैसे यूज करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कन्फेशन. थैंक यू.